देखो मैं एम्स दिल्ली में बैठी हुई हूँ, ठीक है। मेरे यहाँ पर ऑलमोस्ट 4 महीने हो गए हैं। नीट के बाद चिल नहीं है, ठीक है। मतलब ये होता है कि जितना प्रेशर आप अपने आप के ऊपर नीट के वक्त डाल रहे होते हो वो नहीं डालते हैं एनीमोर। नीट के खत्म होने के बाद यू रियलाइज MBBS मेडिसिन सब इट्स अ वेरी लॉन्ग जर्नी। इफ़ यू ट्रीट इट द वे यू ट्रीटेड नीट इट्स नॉट वेरी सस्टेनेबल। तो आपको एक बहुत रिलैक्स्ड, आपको एक आराम से करना होता है, एक डिसिप्लिन अप्रोच लेना होता है। अभी वो डिसिप्लिन अभी तक तो नहीं आया है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू Chamomile Tea Toppers, an initiative by Unacademy। मेरा नाम प्रणव पुंडरीक है एंड आई एम एन एजुकेटर ऑफ बायोलॉजी ऑन Unacademy। नीट का एग्ज़ाम पास आता जा रहा है और आप पर प्रेशर भी बढ़ता जा रहा है और एट CTwT हमारी जिम्मेदारी बनती है कि सही समय पर सही गाइडेंस आप तक पहुंचाएं। तो आज इसी सिलसिले में आगे बढ़ते हुए आज हमारे साथ यहाँ पर जानवी बनोत्रा है, ऑल इंडिया रैंक 51, अभी करंटली एन स्टूडेंट ऑफ AIIMS न्यू दिल्ली। सो मोस्ट वेलकम टू Chamomile Tea Toppers यार। ठीक है, सो सबसे पहले यार अपने बारे में एक बार अपना बैकग्राउंड बताओ, कहाँ से हो एंड फाइनली यू आर एट दी बेस्ट, है ना, अगर मैं कहूँ तो बेस्ट मेडिकल कॉलेज इन इंडिया। सो हाउ इज दिस फीलिंग? Hello, thank you for having me here first. My name is Jahnavi Banotra and I am from Jammu and Kashmir but I've been brought up in Bangalore। और मैंने नीट लिखा था 2022 में और मेरा रैंक इसमें 51 था। तो मतलब इट फील्स ग्रेट फाइनली इन एम्स दिल्ली। काफ़ी टाइम से यही चाहिए था, मतलब 10वीं से और किसी कॉलेज के बारे में सोचा भी नहीं था और 7 से ही पता था डॉक्टर बनना था। तो इट फील्स रियली नाइस टू बी हियर फाइनली। काफ़ी ओवरवेलमिंग भी फीलिंग थी व्हेन आई स्टेप्ड इन। ओके, तुमने कहा यार 7 से तुम्हें पता था डॉक्टर बनना है, किसी ने बताया था कि? नहीं, इट वाज अ वेरी, मतलब खुद ही मन किया था। बायोलॉजी बहुत इंटरेस्टिंग लगने लगी थी और ऐसा भी नहीं है किसी को देखा था, घर में भी कुछ ज़्यादा डॉक्टर्स नहीं है, बस मन किया था बनने का और उसके बाद से इट नेवर चेंज्ड। ओके, दैट्स ग्रेट। तो यार अभी पूरा प्रिपरेशन टाइम फ्रेम को अगर मैं स्प्लिट अप करता हूँ तो तुम पूरे साल एक तैयारी की बात करते हो और पेपर से पहले 1-2 महीने की बात करते हो। तो मुझे तो ये लगता है कि पूरी साल की तैयारी का डिसाइडिंग फैक्टर होता है पेपर से पहले का 1 या 2 महीना, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ प्रेशर भी रहता है। तो क्या तुम्हारे साथ भी सेम सिचुएशन थी, एनॉर्मस अमाउंट ऑफ प्रेशर के साथ? यस, इनफैक्ट अभी मैं जो भी बोलूँगी मैं पहले ये बोलना चाहूँगी वो सब मेरे ऊपर काम किया था, मेरे ऊपर इट वर्क। तो मेरे लिए जो आखिरी कुछ महीने थे वो बहुत ज़्यादा क्रूशल थे। इनफैक्ट मुझे जो लगता है कि मेरे जो भी मार्क्स आए हैं और मेरा जो भी रिजल्ट था, इट वाज मेनली बिकॉज ऑफ द प्रिपरेशन दैट आई डिड इन द लास्ट फ्यू मंथ्स। तो प्रेशर काफ़ी बढ़ जाता है बट एटलीस्ट फॉर मी दैट प्रेशर वर्कड इन अ पॉजिटिव वे। आई टुक दैट प्रेशर और उसकी वजह से मैंने अपना डिसिप्लिन बहुत बढ़ा दिया था इन द लास्ट फ्यू मंथ्स। आखिरी कुछ महीनों में मैंने अपना एक काफ़ी सेट टाइम टेबल बना दिया था एंड इट वाज़न्ट जस्ट अ डेली टाइम टेबल। द टाइम टेबल वाज आल्सो कि मैंने अपनी सिलेबस और एवरी कंसेक्यूटिव रिवीजन कब ख़त्म करनी थी। तो वो सब मैंने बना के रखा था। मैं सब्जेक्ट वाइज स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। सबसे बड़ा पेन पॉइंट हर नीट एस्पिरेंट का क्या होता है? फिजिक्स, है ना? तुम्हारा भी था क्या कभी? नहीं, ऐसे पेन पॉइंट तो नहीं था बट हाँ ये था कि आई हैड टू गिव इट अ लिटिल बिट मोर टाइम। मतलब एक अलग सा खौफ सा है ना, एस्टैब्लिश्ड है कि यार फिजिक्स कैसे होगी। सो टेल मी इन वेरी डिटेल, हाउ डिड यू मैनेज फिजिक्स और हाउ मच डिड यू सिक्योर फिजिक्स में? फिजिक्स वाज माय लीस्ट, आई गॉट 165 out of 180। 165, दैट इज आल्सो ओके ओनली, ठीक है। सो नाउ टेल मी कि व्हाट वाज योर अप्रोच फिजिक्स में, पूरी डिटेल में बताना। सो आई विल स्टार्ट विद 11th। तो 11th के बिगिनिंग में फिजिक्स के आते हैं काइनेमैटिक्स वाले पार्ट और वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। और मैंने ये मतलब आखिरी कुछ महीनों के लिए नहीं है बट ये ज़्यादातर इट विल अप्लाई टू दोस पीपल हु आर इन 11th राइट नाउ। मैंने बिगिनिंग से ही बहुत अच्छे से किया था, एटलीस्ट दिस पार्ट। हर दिन क्लास में मैं सुनती थी, उसके ऊपर क्वेश्चंस करती थी और मेरे जो मैकेनिक्स थे वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो गए थे 11th के मिड में ही। उसके बाद मेरी जो प्रॉब्लम आती थी वो मैकेनिक्स के एंड वाले चैप्टर्स में आई थी, प्रेडोमिनेटली फ्लूइड मैकेनिक्स में आई थी, वेव्स में आती थी, उसके बाद फिर थर्मोडायनामिक्स वगैरह आया था। तो ये जो 3 चैप्टर्स थे मेरे काफ़ी गंदे थे 11th के एंड तक। और जब 11th ख़त्म हुआ था तो आई हैड नॉट डन दीज प्रॉपर्ली एंड वी मूव्ड ऑन टू 12th।
तो 11th में तो मैं सबसे पहले ये बोलूँगी कि जो मैकेनिक्स है बहुत अच्छे से करो। पूरा 11th का सिलेबस बहुत अच्छे से करना होता है, साथ सबके ऊपर क्वेश्चंस करने होते हैं। आप जहाँ से भी क्वेश्चंस कर रहे होते हो, आजकल देयर इज अ लॉट ऑफ मटेरियल अवेलेबल एवरीवेयर एंड ऑल ऑफ इट इज़ वेरी वेरी गुड, स्पेशली फ्रॉम अ नीट लेवल पर्सपेक्टिव, राइट। सो सारे जो सवाल होते हैं, आपके जो इंस्टीट्यूट्स आपको मटेरियल्स देंगे वो भी आप अच्छे से कर सकते हो। लेकिन NCERT के एंड में जो सवाल होते थे काफ़ी लंबे लेंदी होते थे, बहुत टाइम कंज्यूमिंग होते, बट मैं वो करती थी, चैप्टर के साथ मैं करती जाती थी। और फिर जो मेरे वीक पॉइंट्स थे, आई एंटर्ड 12th विद अ नाइस अमाउंट ऑफ बैकलॉग इन फिजिक्स, स्पेशली द थर्मोडायनामिक्स एंड द फ्लूइड मैकेनिक्स पार्ट। इसके मुझे कभी सवाल मिलते हैं या फिर ऐसे हम ब्लड के फ्लो के बारे में पढ़ रहे होते हैं कॉलेज में, मुझे अभी भी फॉर्मूले देख के लगता है कि वो दो ऐसे मैंने कितना स्ट्रगल किया था इनको देखे तब। मतलब फिजिक्स का मेन वही होता है, सवाल करते जाओ, डाउट्स नहीं रखने होते फिजिक्स के, जो भी होता है यू हैव टू गेट देम क्लियर्ड एज सून एज पॉसिबल। नॉर्मली जहाँ पे भी आप पढ़ रहे होते हो वहाँ के टीचर्स काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। अदर देन दैट ऑल्सो काफ़ी टीचर्स अवेलेबल होते हैं। मैंने भी वैसे ही रीच आउट किए थे कुछ टीचर्स को एंड इट हैड बीन काफ़ी अच्छा हुआ था। ठीक है, फिर इस पे मैं कुछ पिन पॉइंटेड क्वेश्चंस तुम्हारे सामने रखता हूँ, जैसे नीट एस्पिरेंट जो पूछते हैं। ठीक है, पहली चीज़ यार कि फिजिक्स में पूरा पढ़ तो लिया, लगता है समझ भी गया, लेकिन क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, कभी हुआ था ऐसा? मेरे साथ ही प्रेडोमिनेटली तब होता था जब क्वेश्चंस मिक्स्ड बैग के आते थे। तो मैंने जो नोटिस किया है, मैंने लॉट ऑफ, जब मुझे भी लोग पूछने आते थे कि फिजिक्स का क्या करना है अभी, वो ऐसा होता है कि वो लोग क्वेश्चंस करते हैं, मतलब क्लास में पढ़ लेते हैं, फिर वापस जाके क्वेश्चन कर लेते हैं, तब उनसे हो भी जाता है, फिर एग्जाम में बैठते हैं, फिर तब उनसे हो नहीं पाता। राइट, हाँ, ये वाली प्रॉब्लम लगभग सभी के साथ होती है, तो इसको सॉर्टिंग कैसे करना? तो इसके ना दो रीजन हो सकते हैं। एक तो होता है कि उनसे ना प्रेशर नहीं हैंडल हो रहा होता, और उसका एक ही सोल्यूशन होता है कि आप अपने आप को टाइम करके क्वेश्चंस करते जाओ, जितना हो सकता है टाइमर लगाओ और फिर टाइमर के साथ क्वेश्चन करते जाओ। और दूसरा रीजन उसका ये होता है कि आपने जब क्लास में पढ़ा होता है तब सब कुछ फ्रेश होता है, तो आपको पता होता है कि यू नॉर्मली रिपीट द काइंड ऑफ क्वेश्चंस यू डू, आप सेम टाइप ऑफ क्वेश्चंस करते रहते हो, तो आपको पता होता है कि यही वाला फॉर्मूला या यही वाला अप्रोच लगाना है। और जब एग्जाम लिखते हो तो एग्जाम में वैसा नहीं आता, एग्जाम में डिफरेंट टॉपिक से मिक्स्ड आता है, तो तब उनको प्रॉब्लम होती है, बिकॉज इवन उनको फॉर्मूला पता है, उनको ये नहीं पता कि इस क्वेश्चन में हमने ये वाला अप्रोच लगाना है। तो उसका भी सोल्यूशन यही होता है कि आप जब प्रैक्टिस करते हो एंड यू फिनिश अ फ्यू टॉपिक्स, इंस्टेड ऑफ डूइंग द क्वेश्चंस टॉपिक वाइज, जो आप पढ़ रहे होते हो, पहली बार लर्न कर रहे होते हो, तब करते हो, वैसे करने के बजाय कहीं से भी पेपर्स उठा लिए जो मिक्स्ड क्वेश्चंस होते हैं और वहाँ से करते गए उस चैप्टर के रिलेटेड। राइट, मतलब मिक्स बैग ऑफ क्वेश्चंस करने और टाइमर लगा के क्वेश्चन करना। ठीक है, ओके, डन। अच्छा, फिजिक्स में एक और प्रॉब्लम बच्चे फेस करते हैं कि यार पढ़ तो सब लिया, थोड़ा थियरी वाले क्वेश्चन बन जा रहे हैं, लेकिन न्यूमेरिकल्स बहुत टाइम खा जा रहे हैं, एक एक क्वेश्चन में 10-15 मिनट लग जा रहा है। ऐसा भी देखो, कुछ क्वेश्चन में तो लग जाता है, लेकिन कुछ लोगों को सभी क्वेश्चन में लग जाता है, ऐसी भी प्रॉब्लम होती है। तो इसका कोई सॉल्यूशन है तुम्हारे पास? तो जो कुछ क्वेश्चन में लग रहे हैं, राइट, वो हमेशा कुछ ना कुछ क्वेश्चन होते ही हैं जिनमें टाइम लगता है, और ऐसा भी होता है कि वो हर स्टूडेंट के लिए वो वाले क्वेश्चन अलग होते हैं, ऐसा नहीं होता कि सारे स्टूडेंट्स के लिए सेम होंगे। तो उसका सेम नॉर्मल अप्रोच होता है, यू ऑलवेज लीव दोज क्वेश्चन फॉर द एंड। जो भी होता है, ऐसे वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो एंड में ही करने होते हैं। मैं पेपर के स्ट्रैटेजी के हिसाब से बोल रही हूँ, बट ऐसे अगर आपको सारे ही क्वेश्चंस में टाइम लग रहा है, देन द ओनली थिंग यू कैन डू अबाउट इट इज प्रैक्टिस। फिजिक्स में सबसे बेसिक यही होता है कि अगर नहीं हो रहा तो प्रैक्टिस ही चाहिए होती है, जितनी हो सकती है उतनी कम पड़ेगी। ठीक है, कुछ लोग प्रैक्टिस ऐसे भी करते हैं, तुम्हारे कुछ मतलब तुम कुछ बच्चे, तुमने भी कभी शायद कराओ कि मान लो कोई क्वेश्चन कर रहे हैं, हल्का सा नहीं आया, उसके बाद तुरंत से सॉल्यूशन खोला और अच्छा ये तो ऐसे बनता था, और हम खुद को बता देते हैं कि यार ये तो बन जाता हमसे। ऐसा कभी किया था? नहीं, इनफैक्ट मैं क्या करती थी, मैं पहले सारे सवाल इकट्ठे करती थी, आई यूज्ड टू ट्राई, और अगर नहीं हो रहा होता था तो मैं उसको छोड़ देती थी, बाद में आके फिर से कोशिश करती थी। अच्छा, ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है। सॉल्यूशन नहीं देखते? नहीं, सॉल्यूशन नहीं देखना होता, बिकॉज सॉल्यूशन देख के आपको लगता है कि हाँ मुझसे हो जाएगा, बट वैसा नहीं होता बिल्कुल भी, क्योंकि अगर आप घर पे बैठे हुए बिल्कुल एक कंफर्टेबल एनवायरनमेंट में नहीं कर पा रहे, तो आप जब एग्जाम में प्रेशर में होंगे, देयर इज एन इवन हायर चांस ऑफ यू मेसिंग इट अप। राइट, एब्सोल्युटली करेक्ट। सो तो क्वेश्चन के साथ मैं क्या करती थी कि मतलब क्वेश्चन करती थी, जो नहीं होता था आई यूज्ड टू आइदर कम बैक टू इट लेटर, या फिर ऐसा होता है कि आप रात में कर रहे होते हो, राइट, तब तक नींद आ गई होती है, तो फिर सो के अगले दिन फिर से ट्राई किया। ठीक है, ये होता था। और अगर मेरा सवाल गलत
हो जाता था तब भी मैं सोल्यूशन नहीं देखती थी, सवाल गलत होने के बाद भी मैं फिर से ट्राई करती थी। या फिर से जो मेरे जो मॉड्यूल्स होते थे उसमें देख लेती थी फॉर्मूले वगैरह, फिर ट्राई करती थी और तब भी नहीं होता था, तब जाके मैं सोल्यूशन देखती थी। बहुत हाई रेजिलियंस चल रहा है इसमें। हाँ तो। वो थोड़ा चाहिए होता है। चाहिए होता है। और अगर सोल्यूशन देखने, अभी क्या होता है कभी कभी लोग सोल्यूशन देखते हैं और सोल्यूशंस में ना खासकर की जो बुक्स होती है उनमें जो सोल्यूशंस ये होते हैं उनमें काफ़ी स्टेप स्किप किए होते हैं। स्टेप स्किप किए होते हैं तो आपकी पूरी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बनती नहीं है। और कभी आप उसको देख के लगते हो हाँ ये ऐसा है वैसा है, एंड यू डोंट अंडरस्टैंड द इंटायर कॉन्सेप्ट, मतलब आप डेप्थ में नहीं समझते हो, आप जो भी लिखा होता है आपको लगता है हाँ ऐसे करना है वैसे करना है, तो ऐसा भी नहीं करना होता है। ऐसे भी आप जब भी ऐसा होता है यू हैव टू गो टू योर टीचर्स एंड गेट दैट क्लियर्ड। राइट, क्लैरिटी होनी बहुत जरूरी है और लगे रहना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है क्लैरिटी। ऐसा अच्छा, अब एक और चीज़, जैसे तुमने कहा क्वेश्चन नहीं बनते हैं, तो इसमें बच्चों का एक और प्रॉब्लम है, हमारे पास जितने क्वेश्चन है हम सब कलेक्ट करके तुम ही से पूछ ले रहे हैं, ठीक है? तो मान लो लाइन से बच्चा क्वेश्चन कर रहा है, फिजिक्स में पहला क्वेश्चन क्या इजी था, बन गया, यूनिट डायमेंशन का यूनिटी पूछा था, कर लिया। दूसरा क्वेश्चन आया थोड़ा टफ, नहीं बन पाया। तीसरा थोड़ा और टफ, नहीं बन पाया। चौथा भी नहीं बन पाया। अब पांचवें क्वेश्चन पे आए, यार पांचवें तक आते आते 3 में तो कॉन्फिडेंस जा चुका है, उल्टा है ना? मेरे साथ भी होता था। मैं फिर तुम्हारे साथ भी होता था? हाँ मेरे साथ फिर होता तुम क्या करते थे? मैं उल्टा करना शुरू कर देती थी। लेकिन यार 5वें तक तो पहुंच गए ना, आ तो लाइन से रहे हो। कॉन्फिडेंस कम हो जाता है, बट इसमें मतलब इसमें ना एक रेजिलियंस की ज़रूरत होती है और इसमें पेपर कर करके आदत डालनी पड़ती है कि ये बिगिनिंग में नहीं आता, ये बिल्कुल नहीं आता। बिगिनिंग में आप जब कर रहे होते हो, खासकर कि थ्रू आउट 11th एंड हाफ ऑफ 12th ऑल्सो, आपका कॉन्फिडेंस गिर जाता है पेपर के बीच में, ठीक है? ये सबके साथ होता है ना, मैं बस बोल रहा था कि एक बेचारा अकेला नीट एस्पिरेंट अकेले परेशान है। मेरा बहुत होता था, देखो इसके साथ भी होता था। मेरा तो ऐसा होता कभी कभी पेपर के बीच में मेरा मन होता कि नहीं करना, मुझे जाना है। ऐसा एक दो बार हुआ भी है कि घर बैठ के बहुत ज्यादा पेपर्स कर लिए और नहीं हो रहा, मैं पेपर बीच के छोड़ के उठ जाती थी, नहीं हो रहा मुझसे, ऐसे नहीं करना चाहिए। बट तुमने किया था? मैंने किया हुआ है, मैं ये बोलना चाहती हूँ कि नॉर्मल होता है, ऐसे सारे इमोशंस आते हैं। ओके, तो उसका मैं क्या करती थी, मैं उल्टा करना शुरू कर देती थी, ठीक है? बट कॉन्फिडेंस ड्रॉप होता है, उसमें आपको ये याद रखना होता है कि अभी पेपर अगर आपके लिए मुश्किल हो गया तो फिर सबके लिए मुश्किल है, ठीक है? मतलब डिफिकल्टी अगर इंक्रीज हुई है तो सबके लिए ही हुई है, राइट? अगर आप पहले 5 से शुरू कर रहे हो तो बाकी सब भी मोस्ट प्रोबेबली पहले 5 से ही शुरू कर रहे होंगे, राइट? और इसको अगर कम्प्लीटली अवॉइड करना है, उसका एक वो होता है कि वंस यू हैव सॉल्व्ड अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, आपको एक परख लग जाती है कि कौन से क्वेश्चंस आसान होते हैं, किसमें आप स्ट्रांग हो, किसमें आप नहीं हो, राइट? तो इंस्टेड ऑफ गोइंग बाय ऑर्डर, आप पेपर खोल के ही पहले ये देखो कि आपको कौन से बिल्कुल अच्छे से आते हैं। मैंने इनफैक्ट जो फाइनल जब नीट हुआ था, मैंने वैसे ही किया था। मैंने पेपर देखा था एंड बिकॉज जो बायो और केम थे वो इतने लंबे, इतने लेंथी थे, बहुत मैं इतने थक गई थी उन दोनों को ख़त्म करते करते कि मुझे बस आके ख़त्म करना है। तो मैंने शुरू ही वैसे किया था। मैं फिजिक्स में पेपर क्वेश्चन देख के मुझे लग रहा था इसमें थोड़ा और टाइम लग जाएगा, मैं कर ही नहीं रही थी, एंड आई वाज मूविंग ऑन टू ऑल द इजी क्वेश्चंस जो मुझे आते थे, जिनमें कॉन्फिडेंट थी। वो ख़त्म करने के बाद आई मूव्ड ऑन टू द अदर वंस। बुक्स टू फॉलो इन फिजिक्स, बहुत से लोग मतलब पहले तो नीट तो बन नहीं रहा होता, लेकिन फिर जेईई मेंस तक पहुंच जाते हैं। कुछ लोग और भी अलग अलग जगह पहुंच जाते हैं। तो क्वेश्चन सॉल्विंग को क्या हम लिमिट करें कि हम अलग अलग एग्जाम्स तक पहुंच जाएं, क्या करें? मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स ने या तो किसी कोचिंग से एफिलिएटेड होते हैं, और अगर नहीं भी होते उन्होंने मटेरियल्स लिए होते हैं, ठीक है? ये जो सारे मटेरियल्स है, दे आर एटलीस्ट इन फिजिक्स बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। किसी भी इंस्टीट्यूट से आप उठा के लोगे, दे आर ऑल मतलब काफ़ी एक्सपीरियंस के साथ आते हैं, ठीक है? वो बहुत अच्छे क्वेश्चंस होते हैं, उन्हें सॉल्व करना होता है फिजिक्स में, ये तो गिवन है, ठीक है? उनसे सवाल अच्छे से हो जाते हैं। एंड फिजिक्स में मैंने कुछ बच्चों की आदत देखी है, वो क्या करते हैं, वो क्वेश्चंस करते हैं, फिर वो सेम बुक से आके फिजिक्स करने लग जाते हैं। वैसा आई डू नॉट सजेस्ट, मतलब मैंने नहीं किया था कि अगर आपको और सवाल करने हैं तो आप नए ले लो। अगेन देयर इज नो डर्थ ऑफ मटेरियल एनीवेयर, राइट? और मटेरियल ले लो, बट यहाँ से फिर से सवाल मत करो। उसका मुझे पर्सनली कोई ज़्यादा पॉइंट नहीं लगता था, अनलेस आपको पता है कि इस पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चन में बार बार गलतियाँ हो रही हैं। मतलब वैरायटी लेकर के अपने कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी बनाओ। हाँ, वैसे बनाओ, वैरायटी भी लेकर के। और कभी कभी आप सेम टाइप ऑफ क्वेश्चंस कर रहे होते हो, उसमें भी कम से कम जो न्यूमेरिकल्स होते हैं, हाँ, नंबर तो बदल दो। मतलब सेम, वो तो मैथ थोड़ी रटनी होती है। हाँ, तो मैंने वो किया, तो मैंने डीसी पांडे भी यूज़ की थी। डीसी पांडे भी यूज़? मैंने डीसी पांडे यूज़ की थी। डीसी पांडे नीट वाली कि जेईई वाली? नहीं, नीट वाली की थी। अच्छा, हाँ, मैं जेईई वाले पे भी आती हूँ। डीसी पांडे मैंने नीट वाली यूज़ की थी, और उसमें मैंने सारे सवाल नहीं किए थे। टॉपिक के एंड में चेक पॉइंट्स आते थे, मैं वो करती थी, और एंड में एक मेडिकल कुछ तो गैलरी होती थी, जो पुराने पेपर्स होते थे, ठीक है? सारे वो जो सवाल थे मैं वहाँ से करती थी। और अभी आई जेईई के बाद,
मैंने उतना नहीं किया है जेईई मेंस का जो वो था, तो मैंने नहीं किया था, ऐसे कोई मॉडल्स वगैरह तो नहीं सॉल्व की थी। बट जब फाइनल फ्यू मंथ्स थे तो मैंने जेईई मेंस के बहुत पेपर्स किए हैं। ओके मैंने जेईई बस फिजिक्स और केमिस्ट्री की सेक्शन ऑब्वियसली बट मैंने काफ़ी पेपर्स किए हैं जेईई मेंस के, उनसे मतलब अच्छे होते हैं वो। राइट ठीक है। तो जेईई मेंस भी तुमने किया। अब देखो इसमें हमें बहुत सारे टॉपर्स ऐसे मिलेंगे जो बिल्कुल नहीं करते हैं, कुछ लोग करते हैं, तो सबका अपना एक अप्रोच है। हो सकता है कल आपकी स्टोरी यहाँ पर हो, है ना, और हो सकता है आपकी स्टोरी से आप बढ़िया नंबर ले आओ, तो वो एक चीज़ है, बट दिस इज वन ऑफ द वेज टू मेक श्योर यू आर क्रैकिंग इट। ठीक है। प्रॉब्लम ये है कि यार इतना ज़्यादा फिजिक्स में एक तो पढ़ा, बहुत मेहनत से समझा, कुछ हद तक क्वेश्चन बनने लगे। अब प्रॉब्लम ये है कि यार रिवाइज कैसे करें, सारा कुछ रिवाइज नहीं हो पा रहा। अब हम जब नोट्स लिखते हैं फिजिक्स में तो इतने मोटे मोटे नोट्स बन गए, पता चला इतने मोटे तो नोट्स बन गए। अब इसको देख करके रिवाइज करने का मन नहीं होगा। तो हाउ टू मेक श्योर वी आर रिवाइजिंग, इफ आई से द होल सिलेबस ऑन अ डेली बेसिस, है ना, एंड इवेंचुअली इंप्रूविंग द स्कोर। मैंने नोट्स नहीं बनाए हुए, ठीक है। मैंने फिजिक्स के भी बस फॉर्मूला शीट्स बनाई। तुमने नोट्स ही नहीं बनाए हुए? मैंने नोट्स नहीं बनाए। ठीक है। और फिजिक्स में भी मैंने फॉर्मूला जो शीट थी वही यूज़ की थी। बट मेरे पास नोट्स थे जो कंसाइज नोट्स होते हैं, मैंने अपने मॉड्यूल्स ही यूज़ की थी, मेरे लिए वो काफ़ी थी। और मैंने अपनी खुद की फॉर्मूले जो शीट्स थी वो मैंने बनाई हुई थी, मैं उनको रिवाइज करती रहती थी। फिजिक्स में आखिरी में रिविजन करने के लिए मैंने यूट्यूब पे बहुत सारी वन शॉट वीडियोस होती है। अच्छा। मैंने वो बहुत देखी हुई है, मैंने बहुत ज़्यादा देखी हुई है, ताकि उसमें सारे टॉपिक्स भी रिवाइज हो जाते थे, क्वेश्चंस भी हो जाते थे। तो मैंने फिजिक्स का मेरी रिविजन वैसे होती थी। और जब फिजिक्स की थ्योरी की बात आई तो नॉर्मली जो आपके जो टीचर्स होते हैं उनको पता होता है जो थ्योरी होती है वो भी पूरी नहीं पढ़नी होती, बट कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स होते हैं जिनकी आपको थ्योरी जाननी होती है, वो आपके टीचर्स आपको बता देते हैं। मुझे अभी तो वो याद नहीं है जो टॉपिक्स होते हैं, बट आपके टीचर्स आपको बता देते हैं कि यहाँ से एक बार एनसीईआरटी पे नज़र मार लेना, ठीक है, बिकॉज नीट में थियोरेटिकल क्वेश्चंस भी आते हैं। और जो मेरे जो जेईई वाले दोस्त थे वो नहीं आंसर कर पाते थे वो वाले, तो वो भी देखने होते हैं। तो वो मैंने एनसीईआरटी से पढ़ लिए थे, मैंने उनके नोट्स बनाए थे बस। तो मेरे कभी फिजिक्स के मोटे नोट्स नहीं बने थे, बिकॉज मैं अपने नोट्स नहीं पढ़ती थी। मेरी तुमने नोट्स ही नहीं बनाए थे ना, पॉइंट ये तुमने फॉर्मूला शीट बनाई प्लस एनसीईआरटी से जो काम की चीजें वो एक्सप्लेन। फिजिक्स में तो नहीं बनाया है। ठीक है, डन। अच्छा, अब एक चीज और, जैसे बायोलॉजी हम पढ़ते हैं तो हम लाइन टू लाइन, हर लाइन हमारे लिए एक फ्रॉम और इनटू भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। लेकिन क्या फिजिक्स में भी ऐसे लाइन टू लाइन जा करके तुमने पढ़ाई क्या कभी? नहीं। किसी भी टॉपिक के लिए फिजिक्स में एज सच, मतलब किसी भी चैप्टर में डिड यू गो थ्रू एनसीईआरटी? नो। ओके। नहीं, मतलब एंड में जो मॉडर्न फिजिक्स आती है उसमें थोड़ी सी मैंने एनसीईआरटी पढ़ी थी। हाँ, सब वही रिकमेंड भी करते हैं, वहाँ से निकलते हैं क्वेश्चन, वहाँ से आते हैं क्वेश्चंस। बट अदरवाइज मैंने कभी लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी फिजिक्स की ऐसे तो नहीं पढ़ी हुई, ठीक है। बट आ जाता है कभी कभी, मैंने एक दो बार सवाल देखे हुए हैं। आई गेस आई वाज लिटिल लकी ऑल्सो, मेरे लिए वो वाले सवाल मेरे टीचर्स ने भी डिस्कस किए थे, वो थोड़ा वो हो जाता है, राइट। मतलब इन सारी चीज़ों में रिपीटेड रिविजन होती रहती है, हर बार एक एक्स्ट्रा पॉइंट ऐड होता रहता है, दैट यू कीप लर्निंग। तो वैसा होता है। डन। तुमने फिजिक्स पे लगभग सारे पॉइंट्स को टच कर ही लिया, ठीक है। फिर हम लौट करके आएंगे केमिस्ट्री बायोलॉजी के बाद, ठीक है। अब हम चलते हैं बायोलॉजी के ऊपर, ठीक है। बायोलॉजी में क्या प्रॉब्लम ये है कि यार 2020-2021 का पेपर हुआ, लोगों को लगा यार बायोलॉजी हो जाएगी, कुछ नहीं है इसमें, तो खाली एनसीईआरटी लाइन है, डायरेक्ट क्वेश्चन। फिर 22 का पेपर हुआ, लोगों को लगा ये क्या हो गया, जो पेपर लोग आधे घंटे में सॉल्व करते हैं, लोगों को 1-1 घंटे लग रहे हैं, 1.5 घंटे भी लगे, है ना। हाँ, कुछ लोग इतना टाइम लेने के चक्कर में फिजिक्स और केमिस्ट्री बैलेंस, इट वाज अ सरप्राइज, है ना। तो ऐसे सिचुएशन में अब बायोलॉजी की वेटेज थोड़ा अपने आप लोगों ज़्यादा सीरियस हुए हैं बायोलॉजी को लेकर के। अब बायो में प्रॉब्लम क्या आ रही है कि सर पढ़ तो सारा लिए, रिवाइज नहीं कर पा रहे, ठीक है। तो पहले तो रिवीजन कैसे करें बायोलॉजी का, इस पर आओ, फिर मैं और बाकी क्वेश्चंस पे चलता हूँ। देखो, बायो की एनसीईआरटी इतनी ज़रूरी होती है कि बायो के रिवीजन के लिए भी आपको एनसीईआरटी को ही बार-बार पढ़ना, बस सीधी सी बात। बस ये होता है कि अगर आपने अपने आप को थोड़ा रेगुलर रखा होता है 11वीं-12वीं में, तो बाय द टाइम आप 12वीं के लास्ट 6 मंथ्स में पहुँचते हो, आपको याद रहता है कि मुझे इस टॉपिक में डाउट्स है, या मुझे ये पॉइंट्स भूलते जा रहे हैं। तो मेरा क्या था, मैंने बहुत बार रिवाइज की एनसीईआरटी, मेरे पास कोई नंबर नहीं है, ठीक है, इतनी बार कर लिया रिवाइज। मतलब बिकॉज आपके चैप्टर वाइज टेस्ट होते थे, आप उनमें भी रिवाइज कर रहे हो, राइट। फिर आपके सेगमेंट वाइज होते थे टेस्ट। एक समय तो ऐसा आ जाता है कि हम आंख बंद करते हैं, एनसीईआरटी सामने खुल जाती है, इतनी बार मेरे साथ तो बहुत हुआ है कि मैं ऐसे सो रही होती थी, मुझे सोने से पहले कोई सवाल किया है, उसका आंसर नहीं आ रहा, फिर ऐसे मतलब सपने में आंसर आ गया, उठ के याद आ रहा है कि ओ हाँ ये था, इतनी ज्यादा पढ़ाई कर ली तो। हाँ, होता है, बिल्कुल होता है, ठीक है। अच्छा, एनसीईआरटी छोड़ के और कोई मटेरियल भी टच किया था? नहीं, सिर्फ एनसीईआरटी। हाँ, और इनफैक्ट ये प्रॉब्लम होती है स्टूडेंट्स को कि वो बोलते हैं कि हमारे जो इंस्टीट्यूट्स के टेस्ट हैं उनमें हमारे कम नंबर आ रहे हैं अगर हम बस एनसीईआरटी करें। इट्स ओके,
इट्स ओके, ये एक बार कैमरे पे देख के इट्स ओके, इट्स ओके, इट्स कम्प्लीटली फाइन। मेरे साथ भी हुआ है, मैंने बस एनसीईआरटी की है। हाँ। तो मेरे जो टेस्ट होते थे, जो इंस्टीट्यूट के टेस्ट होते थे, उसमें काफ़ी बार एनसीईआरटी के बाहर मतलब सवाल आते थे जो एक्स्ट्रा पढ़ाते हैं, राइट। मतलब इसके काफ़ी रीजंस होते हैं, थोड़ा बच्चे के स्टूडेंट्स के कॉन्फिडेंस को भी चेक में रखने के लिए भी होता है। एक तो मैं भी कई पेपर देता हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता कि बच्चा 360 ले आए एग्जाम, ज्यादा कॉन्फिडेंस शूट अप कर जाता है ना, फिर वो धरती पे नहीं लौटा पाता। हाँ। तो इट्स ओके, आपको अपने जो मार्क्स आ रहे होते हैं उनको बिल्कुल इतने सीरियसली नहीं लेना होता है, बिकॉज ये आपके फाइनल नहीं है। एक मिनट, मार्क्स को सीरियसली नहीं लेना होता है? मतलब जो मॉक टेस्ट होते हैं, मॉक टेस्ट के होते हैं, मार्क्स ठीक। जो होते हैं हाँ, उनको okay। इतना सीरियसली नहीं लेना होता, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे फाइनल रिजल्ट मैटर करता है। ठीक ऑल है। यू कैन डू इज ट्राई योर बेस्ट टुवर्ड्स इट, और ठीक है। दैट इज ऑल्सो नॉट इन योर कंट्रोल। रिजल्ट भी आपके कंट्रोल में नहीं होता है, काम करना हमारे कंट्रोल बस में, काम, मेहनत हाँ, करना। वही। ठीक, डन डन डन। लेकिन अभी हमारा वो पॉइंट रह गया, तो यार तुमने बोला एनसीईआरटी बार बार रिवीजन हाँ, में मैं पढ़नी उस पे, है। yes। हाँ, तो हाउ टू रिवाइज यार, Right। एक दिन में पूरी बायो पढ़ने में तो ऐसे तो फिर कुछ और पढ़ ही नहीं पाएंगे। हाँ, तो वही आपने आइडियली एनसीईआरटी इतनी बार रिवाइज कर देनी चाहिए कि एनसीईआरटी को भी बहुत तेज़ी से हो जाना चाहिए, राइट। बट हर एनसीईआरटी के कुछ चैप्टर्स होते हैं, कुछ टॉपिक्स होते हैं जिसमें होते हैं डाउट्स होते हैं, आपको पता होता है ये मैं बार बार भूलती रहती हूँ। तो मैंने क्या किया था, किया था आखिरी कुछ महीनों में एक बार सारा सिलेबस हो गया था। आई थिंक मेरे बोर्ड्स भी हो गए थे एट दिस पॉइंट। मैंने पोस्ट-इट्स बनाए थे, मेरा कमरा पोस्ट-इट से भर गया था। अच्छा। बट मैं ऐसे एनसीईआरटी का चैप्टर खोलती थी, मैं एक बार पढ़ती हमारे थी। टीम के साथ शेयर करना, हम बच्चों को भी दिखाएंगे। इसमें आपको अपने खुद की भी एबिलिटी को अच्छे से जानना होता है। तो मुझे पता था कि मुझे ये वाले टॉपिक्स आते हैं, ये वाला मुझे अच्छे से आता है। पर अगर इफ देयर इज अ पर्टिकुलर पॉइंट दैट आई वुड रीड, ऐसे बोलते हैं ना एनसीईआरटी को हर बार पढ़ते हो आपको कुछ नया मिलता है। दैट इज द ब्यूटी ऑफ द बुक। हाँ, ब्यूटी तो पता नहीं, बट वो होता है बुक में। ओके। तो जब भी मैं वो पढ़ती थी और कोई नया पॉइंट मिलता था, मैं उसको उस पोस्ट-इट पे लिख लेती थी। तो चैप्टर वाइज मेरे काफ़ी पोस्ट-इट्स बन गए हुए थे और वो मेरे कमरे में लगे हुए थे। और फिर एंड में क्या होता था, जब मैंने रिवाइज करना होता था कभी कभी, जो टेस्ट होते थे, राइट, मतलब फुल सिलेबस टेस्ट होते थे, उनसे पहले मुझे रिवाइज करना होता था, बिकॉज मुझे पता था मुझे बाकी एनसीईआरटी तो आती है। मैं इन पोस्टर्स को रिवाइज कर लेती थी, बिकॉज दीज आर माय वीकेस्ट पॉइंट्स। जो आता है वो तो आता ही है। वो तो आता ही है। ओके, तो पोस्टर बनाए और दीवारों पे लगा दिया। हाँ, ऐसे छोटे-छोटे पोस्ट-इट्स होते हैं ना, से पिंक, अच्छा, मैं समझ गया, वो स्टिकी नोट्स टाइप के। हाँ, स्टिकी नोट्स। स्टिकी नोट्स कह स्टिकी रहे हो। नोट्स नहीं, पोस्टर नहीं, स्टिकी नोट्स। ओके, उतने छोटे पे तुमने लिख लिए सारे पॉइंट? मैंने बहुत पोस्टर्स लिखे थे। ओके, बहुत। चलो ठीक है, दैट्स एक्चुअली वेरी ग्रेट, है ना। तो एनसीईआरटी को बार बार पढ़ के एक्सट्रैक्ट तुमने निकाला और इस तरीके से रिवाइज किया, ठीक है। अच्छा, एज सच बायोलॉजी में थियोरी वर्सेस प्रैक्टिस अगर मैं कहूँ तो दोनों की अपनी इंपॉर्टेंस है कि थियोरी बहुत बार करनी चाहिए, प्रैक्टिस कम करें बायो में, कि प्रैक्टिस क्वेश्चंस की? हाँ जी। हाँ, मैंने भी थियोरी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया था बायो में। क्वेश्चंस भी मैं करती थी ऑब्वियसली, बट मेरा यही होता था कि मैं ज़्यादातर, बिकॉज देखो 22 के पेपर तक तो क्वेश्चंस इतने मुश्किल नहीं थे। हाँ, तो मतलब मुश्किल नहीं, बट ऐसा वैसा नहीं, मतलब अच्छे क्वेश्चन नहीं थे ऑनेस्टली स्पीकिंग। अभी तक क्या था, डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहे थे, डायरेक्ट क्वेश्चन थे, अब थे स्टेटमेंट दे दिए, है ना। इतने स्टेटमेंट दे दिए कि बच्चा पढ़ते पढ़ते ही थक जा रहा है ना। तो मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस तब तक वैसे थे ना कि अगर आपको आता है तो आता है, नहीं आता है, इट्स नॉट कि आप बैठ के आप सोच के कुछ करोगे, राइट। वैसे सवाल होते थे। तो उसकी वजह से क्वेश्चंस करने का ये फ़ायदा होता है, आपको अपने वीक पॉइंट्स पता लग जाता है, आपको अपनी गलतियाँ पता लग जाती है। बट मैं ज़्यादातर रिवीजन पे ही फोकस करती थी कि बार बार एनसीईआरटी करती गई। तो बायोलॉजी पे हमने इन सारे एस्पेक्ट्स को देखा, तो कुछ कंक्लूजन्स निकालते हैं। सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ो, प्रैक्टिस भी करो, बार बार एनसीईआरटी पढ़ो और एक्सट्रैक्ट निकालो बिल्कुल से, इतना सा काम करना है बायोलॉजी में, ठीक है। और कोई जनरल पॉइंट ऐड ऑन? मैंने सवाल किए थे कुछ वहाँ से, एनसीईआरटी एट फिंगर टिप्स, ठीक है, वो बुक थी, तो मैंने उससे सवाल किए थे। थोड़ी सी गलतियाँ इधर उधर होंगी, बट मतलब थोड़े से डिफरेंट टाइप के सवाल चाहिए होते हैं, तो वहाँ पे थे एक। तो अब हम आते हैं केमिस्ट्री के ऊपर, स्प्लिट अप करते हैं, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल। फेवरेट क्या था तीनों में से तुम्हारा? फिजिकल, इनऑर्गेनिक। अच्छा, इनऑर्गेनिक से स्टार्ट करेंगे, लेकिन हम लोग, ठीक है, लोग बहुत परेशान रहते हैं, याद नहीं होता, है ना। और जैसे बायोलॉजी के एनसीईआरटी है, वैसे इनऑर्गेनिक के एनसीईआरटी, वो भी लाइन टू लाइन तुम्हें याद रखना है। तो क्या करें ऐसा? मुझे इनऑर्गेनिक बहुत गंदी लगती थी, बहुत ज़्यादा, जैसे नफरत थी इनऑर्गेनिक से। बट इतनी ज़्यादा थी कि एंड तक मेरी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गई हुई थी। अच्छा, इतनी नफरत हो गई? हाँ, इतनी नफरत थी मुझे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से कि एंड तक मेरी बहुत स्ट्रांग हो गई हुई थी, क्योंकि मैं इतनी बार करती थी सेम एनसीईआरटी। अभी मतलब जैसे बायो की एनसीईआरटी बार बार करते रहते हो, इनऑर्गेनिक की भी बार बार करनी होती है, बस इनऑर्गेनिक की आप थोड़ी ज़्यादा दुख के साथ करते हो, ठीक है। ओके, जेन्युइन पॉइंट। हाँ,
तो जो लोग नफरत करते हैं किसी सब्जेक्ट से, लोग नफरत करके भाग जाते हैं, इसका अप्रोच बड़ा अच्छा है कि उसके साथ और लगे रहो, है ना, और फिर वो तुम्हारा स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट बन जाएगा। ठीक है, हाँ, अब आगे इलाबोरेट करो। एक और चीज़ थी इनऑर्गेनिक में, कुछ ऐसे बेसिक जो चीज़ें होती है, जैसे जो पीरियोडिक टेबल के लॉज वगैरह होते हैं, तो थोड़े से भी कंसेप्चुअल होते हैं, वो आपके पूरे मतलब 11वीं से आपको सुनते रहना होता है, बट आके वो पॉइंट्स आप भूलोगे, जो एलिमेंट वाइज चीज़ें आना शुरू हो जाती है, पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज आती है, तो वो पॉइंट्स भूलोगे। इट्स ओके, मतलब वो सिर पकड़ के नहीं बैठा कि वो नो मैं भूल रही हूँ। सब भूलते हैं, हाँ सब भूलते हैं, राइट, बिकॉज ये रट्टा होता है एट द एंड ऑफ द डे। तो जो रट्टा होता है वो आपको एंड में ही बहुत अच्छे से करना होता है। इनफैक्ट अभी जो थोड़ा सा ही टाइम बचा है नीट के लिए, अभी बहुत ज़रूरी पॉइंट है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को लेके। मैंने मतलब इनऑर्गेनिक के बेसिक्स तो मुझे आते थे, बट सब नहीं सीखा हुआ था, तो वो जो सब मैंने सीखा हुआ था वो मैंने इसी पॉइंट में बार बार एनसीईआरटी को बहुत ज़्यादा बार रिवाइज किया हुआ है। ऐसे मेरे दोस्त मेरा मजाक भी उड़ाते थे कि मुझे बोलते थे कि तो क्या पढ़ रही है, मैं उनको बोलती मैं पी ब्लॉक पढ़ रही हूँ। कहते हैं हम तुझे हर 2-3 दिन में पूछते तो पी ब्लॉक ही पढ़ रही होती है। ठीक है, पी ब्लॉक है भी बड़ा सा बोरिंग सा यार, बहुत ज़्यादा। तो मैं बहुत पढ़ती थी और मैंने सेम पोस्टर्स बनाए थे, और इसके तो बहुत अच्छे से मैंने बनाए थे पोस्टेड कि पहले हर ग्रुप का ऐसे ग्रुप स्टार्टिंग विद ग्रुप 1, 2, फिर 13, 14, 15 वैसे करके पोस्टर्स बनाए हुए थे मैंने, और वैसे ही ऑर्डर में लगा दिए थे, और सारे इंपॉर्टेंट वही जो पॉइंट्स तो मुझे पता था मैंने भूलने ही भूलने थे। जो बिल्कुल रट्टा था, जो ऑर्डर्स थे इनऑर्गेनिक में, ऑर्डर्स इंक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर, ये हर चीज़ का तो ऑर्डर दे दिया यार। हाँ, है ना, ये बहुत ज़रूरी होता है। और जो इंस्टीट्यूट्स होते हैं उन्होंने उसके लिए मटेरियल्स भी दिए होते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको बैठ के खुद वैल्यूज देख के बनाना है। इंस्टीट्यूट्स ने दिए होते हैं आपको ऑर्डर्स की, जो मतलब छोटी छोटी जो रिवीजन के लिए बुकलेट्स आती हैं, उसमें आपको मिला होता है जो ऑर्डर्स के वो होते हैं, तो वो अच्छे से करना होता है। तो इनऑर्गेनिक में तो यही होता है। एनसीईआरटी के बाहर कभी 1-2 कदम रखा, सिर्फ एनसीईआरटी? हाँ, इनफैक्ट मेरे जब टेस्ट्स आते थे जिनमें बस इनऑर्गेनिक का सिलेबस आता था, मैं बहुत गंदा करती थी, बहुत ही ज़्यादा। बताना जरा सबसे गंदा स्कोर अपना अच्छा केमिस्ट्री में ओवरऑल। देखो मुझे वैसे तो याद नहीं, बट आप लगा लो 180 में से मेरा 120 के आसपास तो आ ही जाता हो, मतलब उतना आता था इनऑर्गेनिक में, जो मेरी नहीं थी आदत ना, मेरी मतलब उतना तुम हाई रेंट पे रहते थे वैसे, फिर नॉर्मली। हाँ, फिर इनऑर्गेनिक में मेरा नहीं हो पाता था। चलो कोई बात नहीं, बट इससे एक सीखने वाली बात ये है ना कि तुम उस टाइम पे भी ये नहीं लगा कि यार नहीं मेरे से ये नहीं हो रहा, इसको छोड़ देते हैं ऐसा वैसा, तुमने फिर भी लगे, दैट इज ग्रेट। ठीक है, अब आते हैं हम लोग तुम्हारे फेवरेट पे, फिजिकल केमिस्ट्री के ऊपर आते हैं। सो व्हाट वाज द अप्रोच, इलाबोरेट तरीके से बताना। इस पे भी लोग थोड़ा परेशान रहते हैं। देखो मेरे लिए फिजिकल केमिस्ट्री बहुत, मतलब मुझे अपना अप्रोच क्लियरली पता ही नहीं है, बिकॉज मेरे लिए वो इतनी आराम से हो जाती थी। आई थिंक वन रीजन फॉर दैट वाज तुमने क्या किया, बस यही बता दो सबको। बेसिकली मेरे टीचर बहुत अच्छे थे केमिस्ट्री के, तो उन्होंने जो क्लास में पढ़ाया था वही फिजिकल केमिस्ट्री में तो मैं भूलती नहीं थी। ठीक है, फिर घर जाके वही रिवाइज किया, सवाल कर लिए, और फिर वही सेम कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है। और वैसे मैंने वैसे ही किया फिजिकल केमिस्ट्री से, सवाल करते जाओ, फॉर्मूला रिवाइज करते जाओ, वही रिवीजन जो शीट है वो देखते जाओ, डाउट होते हैं तो फिर क्लियर करवा लो, बस। इतने से नंबर आ गए सारे, इसमें कोई दिक्कत नहीं थी, है ना? मुझे तो नहीं हुई थी। हाँ, इसमें एनसीईआरटी रीडिंग के बारे में क्या कहोगे फिजिकल केमिस्ट्री में? इसमें इतना टेंशन में क्यों बता रहे हो? सच बताओ जो है नहीं, ना? मैंने नहीं की थी ज़्यादा। अच्छा। नहीं, बट वही था, मैंने खोल के देखा था, जो मुझे लग रहा था थोड़ा ज़रूरी पॉइंट है, वो फिर से मैंने पोस्टेड पे लगा के दीवार पे लगा दिया। तो तुम्हारे घर पे पूरी दीवार एकदम बढ़िया? हाँ, अभी तो नहीं, अभी तो मैंने नीट से घर आते ही सब उतार दिया था। अच्छा। उस दिन ऐसे सब उतारा था पूरा, मेरी पूरी फैमिली ने खुशी खुशी उतारा था इकट्ठे होके, अच्छे से निकाले। हाँ, बढ़िया। चलो ठीक है, तो फिजिकल पे यही जनरल रखते हैं। आप प्रैक्टिस के लिए कुछ रिकमेंड करोगे बुक वगैरह? मैंने तो अपने मॉड्यूल से किए थे। हाँ। ठीक है, आते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ऊपर। ऑर्गेनिक में क्या बच्चे कहाँ मेन प्रॉब्लम फेस करते हैं ना, कि अगर मैं एनसीईआरटी सेंट्रिक चलूँ तो सारे मैकेनिज्म दे नहीं रखे हैं, तो काफ़ी बार समझने के लिए मैकेनिज्म में घुसना पड़ता है। तो क्या अप्रोच रहता था? फिर एक आता है कॉमन सा क्वेश्चन, सर नेम रिएक्शन याद नहीं हो रहे हैं, तो ये रिएक्शन नहीं याद हो रहा है। हाँ। तो इन जनरल इन सारे पॉइंट से फोकस करके व्हाट वाज योर अप्रोच टू ऑर्गेनिक? हाँ, सेम मेरे केमिस्ट्री के टीचर बहुत अच्छे थे, तो उन्होंने ऑर्गेनिक भी बहुत अच्छे से पढ़ाई हुई थी। ठीक है, तो उन्होंने ऑर्गेनिक बहुत अच्छे से पढ़ाई हुई थी, तो हमें एक बेसिक जो आइडिया होता था तो वो अच्छे से बन जाता था। तो पहले होता है कि आपको एक पूरे टॉपिक का एक वास्ट बेसिक आइडिया आउटलाइन से मिल जाती है। एक आउटलाइन बनाना होता है, देन यू गो डीपर। आप ऐसे नहीं कर सकते कि आप एक टॉपिक को पूरा डीपली कर लो, फिर आप रेस्ट को आप अच्छे से नहीं जानते। एक पूरा आउटलाइन बनाना होता है, देन यू स्टार्ट गोइंग डीपर एंड डीपर विद एवरी रिविजन दैट यू हैव और एवरी टाइम यू डू इट अगेन, राइट? तो वैसा होता था कि ऑर्गेनिक उन्होंने अच्छे से पढ़ा दी हुई थी,
तो फिर मैं मतलब मेरे से मैं मॉडल के सवाल करती थी, इसमें मैं अपने टीचर के नोट्स करती थी टू बी ऑनेस्ट। तो मैंने ज़्यादा मुझे ऑर्गेनिक का मटेरियल के बारे में पता नहीं है बिकॉज मेरे टीचर ने नोट्स बना के दिए हुए थे, मैं वहाँ से पढ़ती रहती थी। और फिर बीच में ऑर्गेनिक को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए मैंने हिमांशु पांडे के सवाल किए थे एंड आई वुड नॉट रिकमेंड डूइंग देम इन द एंड, बट अगर आप अभी ऑर्गेनिक सीख रहे हो तो मतलब आखिरी कुछ महीनों में तो ना ही करो तो बेटर है, बट अगर आप ऑर्गेनिक सीख रहे हो तो मैंने हिमांशु पांडे के क्वेश्चन अच्छे से किए थे। और फिर एनसीईआरटी, अभी एनसीईआरटी एंड में तो मैंने ऑर्गेनिक में भी बस एनसीईआरटी किया है मैंने, कोई हाँ आखिरी में मैंने मैकेनिज्म भी नहीं देखे थे एंड में। तो मैकेनिज्म भी मैंने पहले बस देखने, शुरुआत में तुमने किए थे? शुरुआत में जब सर सिखाते थे हमें तो हम बस ऐसे देखने के लिए समझने के लिए पढ़ लेते थे, बट एंड में तो बस वही किया है, एनसीईआरटी ही किया है मैंने, बार बार किया। ऑर्गेनिक की भी मैंने बार बार किया, मैंने केमिस्ट्री और बायो की एनसीईआरटी तो मेरी वैसे फटी हुई कंडीशन में थी, मैंने इतनी बार की। बहुत ज़रूरी है वो हार्ड वर्क दिखाता है। नहीं वैसे नहीं, आई थिंक बस मैंने बुरी क्वालिटी के लिए होगी, बट वो फिर अच्छे से करनी होती है। और जो नेम्ड रिएक्शंस होते हैं वो भी एट द एंड ऑफ द डे रटा ही है, तो आप मतलब आप एक लिस्ट बना के लिख लो, ये वाला रिएक्शन है, ये इसका नाम है, बट एक बार आप जब सवाल करने लग जाते हो ना तो ऑटोमेटिकली नाम याद होना शुरू हो जाता है, हाँ वो ऑटोमेटिकली हो जाता है। और एक और चीज़ होती है, आपके जब बोर्ड्स आ रहे होते हैं तब अपना सब्जेक्टिव करना शुरू होते हैं करते हो केमिस्ट्री के, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वो बहुत ज़रूरी होता है बिकॉज हमें क्या होती है आदत, हमें ये आदत होती है कि वो हमें ये देंगे रिएक्टेंट देंगे और बोलेंगे प्रोडक्ट क्या बनता है या फिर बीच में रिएजेंट क्या होगा, वैसे क्या होगा। बट आप जब बोर्ड्स की तैयारी करना शुरू करोगे केमिस्ट्री की तो बोर्ड्स में क्या वो बोलते हैं कि ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, कैसे लाना है यहाँ तक, तो आपको बहुत सारे रिएक्शंस बीच में उसके लिए करने पड़ते हैं, राइट हर एक, और उसी में आपका इतनी अच्छी रिवीजन हो जाती है, बहुत अच्छी रिवीजन हो जाती है बिकॉज फिर आपको नाम भी याद रह जाते हैं रिएक्शंस के, आपको सारे जो रिएजेंट्स होते हैं, जो कंडीशंस होते हैं, जो छोटी छोटी चीजें याद करनी होती है, कितना टेम्परेचर करना होता है, कौन सा हाई प्रेशर पे होगा, कौन सा लो प्रेशर में होगा, ये सब चीजें उस बोर्ड्स के प्रिपरेशन की वजह से हो जाती है। तो जो छोटे से इंटेक्स्ट क्वेश्चंस होते हैं जो आप नॉर्मली इग्नोर कर रहे होते हो, वो बहुत अच्छा होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए बिकॉज उससे इवन दो वैसे सवाल नहीं आएंगे आपको, उससे वो हो जाता है कि आपको बहुत अच्छे से सारी जो अप्रोच क्लियर हो जाता है एक तरीके से, वो याद करने के लिए अच्छा होता है। इट्स नॉट वेरी एग्जॉस्टिंग, ऐसे बैठ के रटना नहीं होता, उससे बहुत अच्छे से याद हो जाती है चीजें। इसमें एक ये भी करते हैं ना लोग, सीक्वेंस रिएक्शन समझते हो कि ए से बी बनाओ, बी से उसी सीक्वेंस में भी अपने आप सब जो है याद रह जाता है। बिल्कुल से ठीक है। तो हमने लगभग तीनों सब्जेक्ट्स पे काफी डिटेल में बात करी। अब आते हैं हम पेपर से सीधा, क्योंकि अभी बच्चे नीट का एग्जाम देने जा रहे हैं, प्रेशर भी बहुत ज्यादा फेस कर रहे हैं इस टाइम पर। एक तो रिवीजन की अपनी इंपॉर्टेंस है, बिना उसके तो कुछ हो ही नहीं रहा, लेकिन मॉक टेस्ट अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो लास्ट मंथ में करीब कितने मॉक टेस्ट दिए होंगे? देखो मैं आपको नंबर तो नहीं बता सकती कि मैंने कितने मॉक टेस्ट लिखे हैं, बट मैं आपको उनका इंपॉर्टेंस ऐसे समझा सकती हूँ कि पहले तो आपकी जो 2 साल की प्रेप होती है, इट इज़ जस्ट एज इम्पॉर्टेंट एज योर मेंटल स्टेट ऑन द ड्यूरिंग दोज 3 years, ठीक है? राइट। और आपकी वो जो मेंटल स्टेट होती है वो तभी काम होती है अगर आपको खुद में कॉन्फिडेंस आता है, राइट। क्योंकि आपने इस बार का अगर पेपर देखा होगा, सबने बायो से शुरू किया था, मतलब मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स बायो से शुरू करते हैं, लगभग, राइट, बायो से शुरू करते हो। और अगर बायो में ऐसा पेपर आ गया एंड इफ यू डू नॉट नो हाउ टू कीप योरसेल्फ काम, तो आपका पूरा पेपर खराब हो जाता है। और मेरे साथ भी हुआ था कि मैंने बायो शुरू किया था, मुझे 1 घंटा 15 मिनट के आसपास लग गए थे, और मैं तब एक छोटा सा ऐसे 2 मिनट का पैनिक हुआ था पेपर के बीच में, ठीक है, कि मैंने अभी क्या करना है, इतना हो गया, मैंने अपने लिए क्या सोचा था, क्या सपने देखे थे, और अभी क्या होगा मेरा। तो फिर फिजिक्स से खुश हुए होगे? हाँ, मैंने फिजिक्स में तो मैंने चलो हाँ फिजिक्स फिर उसके बाद केमिस्ट्री भी लंबा था, तो आई वॉज एबल टू कीप काम थ्रू आउट ऑल ऑफ दिस बिकॉज एसेंशियली एक फियर ऑफ फेलियर चला गया था, और वो इसलिए गया था बिकॉज मैंने बहुत मॉक टेस्ट किए थे। तो मैंने इतने मॉक टेस्ट किए थे कि मेरे नंबर ऊपर से लेके नीचे तक गए थे। इनफैक्ट मेरा मॉक टेस्ट करते हुए मेरा 700 ही था मैक्सिमम, जितना मेरा आया था, वो भी 1-2 बार ही टच हुआ है मेरा 700। मेरे रेंज जो थी मार्क्स की वो 650-680 में रहती थी मॉक टेस्ट करते। लोवेस्ट कितना गया था? लोवेस्ट मेरा आई थिंक 590 के आसपास गया होगा। ठीक है, हाँ। तो मतलब फ्लक्चुएटिंग रेंज होता था। तो मैंने इतने ज़्यादा मॉक टेस्ट कर लिए थे कि
आई हैड अ बेसिक आइडिया कि मैंने कैसे हैंडल करना है पेपर, कि अगर बायो वाला पेपर मुश्किल हो जाए तो मैंने क्या करना है, केम वाला पेपर मुश्किल हो जाए तो क्या करना है। बिकॉज अगर जो आपने पहली बार ऐसा पेपर किया है जिसमें बायो मुश्किल है तो यू विल बी वेरी फ्लस्टर्ड इन द मिडल ऑफ द एग्जाम, राइट। तो मैं आपको बोल रही हूँ, मैंने ऐसे पेपर्स किए हुए हैं जो इतने मुश्किल होते थे कि मुझे लगता था कि बस मेरा रोने का मन कर देता था पेपर के बीच में। बट उसी की वजह से उन पेपर्स के आपके मार्क्स नहीं देखने होते, उन पेपर्स का आपको ये इसलिए करते हो आप ताकि एक तो आपको टाइम मैनेजमेंट अच्छा हो, और ऐसे सिचुएशन के लिए आप अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर पाओ। और उसके साथ जो मिक्स्ड बैग चाहिए होता है वो भी मॉक टेस्ट से मिलता है, टाइम मैनेजमेंट भी चाहिए होता है, और 3 घंटे का लगातार अटेंशन स्पैन जो इकट्ठे करना होता है वो भी मॉक टेस्ट करके ही मिलेगा। राइट। तो मॉक टेस्ट से भागना बिल्कुल नहीं है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये भले नंबर गंदे आ जाएं, नंबर गंदे आएंगे ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, 4 चीज़ सीखने को मिलेगी, है ना। और सबसे ज़रूरी चीज़ है टाइम मैनेजमेंट निकल करके आएगी, ठीक है। तो वो बच्चे लास्ट में सर्च करते हैं ना करके कि हाउ टू मेक श्योर इन 3 आवर्स वी कैन मेक श्योर, है ना, 700 प्लस आ जाए बिल्कुल से। तो वो मैजिक एक्चुअली 2 महीने के कंसिस्टेंट एफर्ट से निकल करके आना है, ठीक है। अच्छा, मॉक टेस्ट में नंबर्स की तुमने बात बताई, अभी तो बोलना बड़ा आसान है कि नंबर नहीं देखने होते हैं, लेकिन जब तुमने मॉक टेस्ट दिए होंगे तब तो नंबर दिखे होंगे, तब तो प्रेशर भी आया होगा कि यार इसमें बहुत गंदे नंबर आ गए, अब मेरा क्या होगा। ऐसी वाली भी बातें आती हैं, बहुत बच्चों के दिमाग में आती हैं, सबके दिमाग में आती हैं। हाउ टू गेट दैट सॉर्टेड? At least in this situation my family had been very supportive. मतलब मुझे उतना कभी प्रेशर इसलिए नहीं फील हुआ बिकॉज मेरी फैमिली बहुत वो थी, मतलब दे वर वेरी लविंग, और उनको पता था कि ठीक है, उनको समझ आ जाता था कि अब इसको थोड़ा प्रेशर आ रहा है, तो एकदम से उस दिन वो थोड़ा मतलब आजा बाहर हमारे साथ बैठ जा, खाना अच्छा मंगवा लेते थे या कुछ ऐसा हो जाता था। तो एटलीस्ट फॉर मी प्रेशर को हैंडल करने में मुझे अकेले उतना प्रेशर नहीं हैंडल करना पड़ा था, बिकॉज आई हैड अ वेरी नाइस सपोर्ट सिस्टम एट होम। और मेरा तो कोविड में पैंडेमिक में था जो 2 साल का प्रेप था, तो मैं घर में ही थी, मेरा पूरा सपोर्ट सिस्टम ही घर में था। तो प्रेशर आता है, मार्क्स कम होते हैं, इट्स अ वेरी इंटरनल थिंग, यू हैव टू लर्न हाउ टू, मतलब उतनी बुरी से नहीं लेना, और कोशिश करना है कि जो भी हो ये सोचना है कि अभी कम आ गए तो उसमें हमें करना क्या है, एनालिसिस करना है बेसिकली, राइट। टेस्ट का एनालिसिस किए जाना है कि ठीक है मार्क्स कम आ गए, कहाँ पे गलती हुई है, कहाँ पे नहीं हुई है, और उसके साथ आगे बढ़ते जाना है, और अपने आप को कंपेयर नहीं करना बाकियों से। अच्छा, इसमें फिर एक चीज़ और उस पर मैं आता हूँ, तुमने एनालिसिस की बात कही, काफ़ी लोग ना खाली टेस्ट देते हैं और बोलते हैं मेरे नंबर कम नहीं आ रहे, नंबर नहीं बढ़ रहे हैं, लेकिन इनकी असली प्रॉब्लम ये होती है कि वो एनालाइज ढंग से नहीं करते। अब जब मैं ऐसा बच्चों को बताता हूँ यार एनालाइज करो अच्छे से, सबके सर एनालाइज कैसे करें, तुम कैसे करते थे पेपर को एनालाइज, कि हम 3 घंटे का पेपर देते हैं, लेकिन मेरा ये मानना है उसके एनालिसिस में कभी कभी 6-7 घंटे भी लग सकते हैं, है ना। हाँ, जब भी मैं किसी बच्चे को रिकमेंड करता हूँ यार खूब सारे मॉक टेस्ट दो, बच्चा आके बोलता है सर मॉक टेस्ट तो दे दिया, नंबर नहीं आ रहे। फिर मैं बोला उसको एनालाइज करो, अब वो बोला सर एनालिसिस कैसे करें, एन नंबर ऑफ अप्रोचेस हैं एनालाइज करने के। मेरा तो ये मानना है कि अगर तुम 3 घंटे का पेपर दो, कभी कभी 1 दिन भी लग जाता है उसको एनालाइज करते करते, अगर पेपर बढ़िया आ जाए, नहीं तो 5-6 घंटे मिनिमम लगने ही लगने। तुम्हारा क्या अप्रोच रहता था, ऑनेस्टली अपना अप्रोच बताओ टू एनालाइज अ मॉक पेपर। देखो, पहले तो एनालिसिस पेपर का बहुत ज़रूरी होता है, वो मतलब जितना ज़रूरी आपका मॉक टेस्ट होता है उससे कई ज़्यादा ज़रूरी उसका एनालिसिस होता है, राइट। बिकॉज आपको अपनी गलतियाँ भी पता लगती है, आपको ये भी पता लगता है कि कहाँ पर आप कैसे सोच रहे थे, प्रेशर में आप क्या करते हो, बिना प्रेशर के आप कैसे चीज़ें हैंडल करते हो, ये सब एनालिसिस करने के बाद ही पता लगता है। और ऑफन हमारी आदत होती है एनालिसिस से भागने की, बिकॉज इट्स अ वेरी लॉन्ग एंड टायरिंग प्रोसेस, एंड दैट्स हाउ इट शुड बी, कि आप बैठते हो, आप एक एक करके अपनी गलतियाँ निकालते हो। और एनालिसिस में ना सिर्फ गलतियाँ नहीं देखनी होती है, बहुत बार क्या होता है कि आप सवाल कर रहे होते हो, 4 ऑप्शन में से आप 2 नैरो डाउन कर लेते हो, 2 में से आप 1 में आप तुक्का मार देते हो कि हाँ ठीक है ये करेक्ट हो गया, और आप जब की के साथ करेक्ट कर रहे होते हो सवाल करेक्ट हो जाएगा एंड यू वोंट कम बैक टू इट अगेन। बट एट द एंड ऑफ द डे आपको सवाल में डाउट था, फिर आपको अगले पेपर में वो सेम सवाल आता है, आपको फिर से दोनों ऑप्शन में सेम डाउट आ जाता है, राइट। तो ये बहुत बार होता है, पता चले वही नीट में आ गया तो पक्का गलत लगा दिया फिर से। और मेरे साथ ये बहुत बार हुआ है कि मैंने तब टिक कर दिया था, मैंने अगले पेपर में मैं सोच रही हूँ कि मैं पिछले पेपर में भी इसी वाले में कंफ्यूज हुई थी। तो इट्स इंपॉर्टेंट कि आप गलतियाँ भी चेक करो, और जिनमें आप नहीं श्योर हो उन वाले क्वेश्चंस को भी करो। तो जिनमें आप नहीं श्योर हो गलतियाँ जो चेक करनी है, उसके बाद आपको देखना होता है कि फिजिक्स केम बायो तीनों का एनालिसिस अलग होता है। बायो और केमिस्ट्री के एनालिसिस में क्वेश्चन देखा, उसके बाद टेक्स्ट बुक खोली, पढ़ लिया क्या गलती की मैंने। कभी कभी गलती थिंकिंग में होती है, तो उसमें आप जाके अपने टीचर से भी क्लियर करवा सकते हो। और कभी कभी गलती इसलिए होती है बिकॉज आपने कुछ रिवाइज नहीं किया होता, बैठ के वो वाले टॉपिक के 2-3
पेजेस कर लो रिवाइज, बस वो होता है बायो और केमिस्ट्री का। और फिजिक्स का एनालिसिस डिफरेंट टाइप्स का होता है। थ्योरी का क्वेश्चन हो गया तो प्रॉब्लली आपने थ्योरी पढ़ी ही नहीं हुई उस पार्ट की, तो वो जाके पढ़ लो। और फिर गलती बनाई हुई है, न्यूमेरिकल का प्रॉब्लम है तो फिर उसके ऊपर और न्यूमेरिकल्स कर लो या डाउट्स क्लियर करवा लो। बट एनालिसिस करना होता है। और ये भी नहीं कि आपने सवाल गलत किया है, स्पेशली फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री में, कि अगर आपने सवाल गलत किया है तो फिर आप सोल्यूशन देख रहे हो। जैसे मैंने बोला था कि आपने अगर गलती की है तो उसको फिर से करने की कोशिश करो, फिर से वही करना होता है। एंड इनफैक्ट मेजॉरिटी ऑफ योर क्वेश्चंस आप जब उनको फिर से करने की कोशिश करते हो, खास करके जो न्यूमेरिकल्स होते हैं वो बन जाते हैं। वो फिर से प्रेशर और टाइम मैनेजमेंट की प्रॉब्लम होती है और वो एनालिसिस से ही पता लगता है। राइट। और ये भी होता है ना यार कि हमें अपनी गलतियां देखनी अच्छी नहीं लगती हैं तो लोग इसलिए भी थोड़ा एनालिसिस से बचते हैं, यार मुझे ये क्यों नहीं आता, मुझे ये भी नहीं आता है। लेकिन जब हमें पता लगा कि हमें ये नहीं आता है तभी ना हम उसको फिक्स कर पाएंगे। सीधा सा प्रिंसिपल है। तो एनालिसिस अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब लास्ट मोमेंट में हम रिविजन भी कर रहे हैं, मॉक भी दे रहे हैं, एनालाइज भी कर रहे हैं। रिविजन में अच्छा खासा टाइम जा रहा है ना। मॉक टेस्ट में तो जा ही रहा है टाइम, उसके एनालिसिस से मॉक टेस्ट का डबल ट्रिपल टाइम जा रहा है। अब यार बच्चा टाइम मैनेजमेंट क्राइसिस में फंस गया है ना, कि यार अब मैनेज नहीं हो रहा टाइम, है ना, पूरा एकदम पैनिक सिचुएशन आ जाती है। ठीक है, तो हाउ टू मैनेज दिस टाइम मैनेजमेंट क्राइसिस? क्या कोई टाइम टेबल बनाए या गोल टेबल बनाए? हाउ टू प्लान आउट फॉर द लास्ट फेज? देखो मैं बताती हूँ, सारे स्टूडेंट्स टाइम टेबल बनाते हैं, मेजॉरिटी से फॉलो नहीं होता, किसी से नहीं होता। हाँ, एक बार मैंने भी बनाया था, मुझसे भी नहीं होता मैंने भी बोला मैंने टाइम टेबल बनाया है और मैंने बनाया था, लेकिन मुझसे वो पॉइंट टू पॉइंट फॉलो नहीं हुआ था। मैं आपको बताती हूँ मैंने क्यों बनाया था टाइम टेबल। तो जो आखिरी कुछ महीने थे उनमें बहुत स्ट्रेस आउट हो गई थी, बिकॉज मुझे समझ नहीं आ रहा था मैंने करना क्या है। मुझे ये नहीं पता था कि मेरा क्या स्ट्रॉन्ग क्या वीक। मैंने बैठ के कभी खुद की एनालिसिस नहीं की थी। मैं तब तक पढ़ती जा रही थी, काम किए जा रही थी, बट मैंने बैठ के कभी अच्छे से वो नहीं देखा था। तो मेरे पापा ने बोला था तू एक काम कर, एक पूरा दिन लगा और तू बैठ और तो एक टाइम टेबल बना कि तूने क्या करना है अगले 2-3 महीनों में, कि कब तक तेरा ये रिवीजन, कब तक तेरा सेकंड रिवीजन, कब तक तू टेस्ट करना शुरू कर देती है, वैसे कर। और मैंने ना फिर एक दिन पूरे दिन बैठ के मैंने किया। मैंने एक्सेल शीट बनाई थी कि हर दिन का डेट डाल के इससे मैंने ये वाले टॉपिक्स खत्म करने हैं, ये करने हैं, इस दिन तक वो खत्म, ये यहाँ पे मेरी रिवीजन खत्म, फिर यहाँ से मेरा टेस्ट शुरू, राइट। इस दिन मैं एक टेस्ट लिखती जा रही हूँ। तो मैंने जब ये किया था, मुझे टाइम टेबल वाला मैंने जब बनाया था मेरा फॉलो नहीं हुआ था, बट मेरे पास एक प्लान आ गया था आगे से करना क्या है, और मेरे स्ट्रेस बहुत कम हो गया था उसकी वजह से, बिकॉज मैंने देखा था हो जाएगा। हाँ, वो बनाने से ना ये पता लग गया था कि हो तो जाएगा, आराम से हो जाएगा। तो वही था मेरा टाइम टेबल, वो था मेरा स्ट्रेस मैनेजमेंट भी मेरा वैसे ही हुआ था। बस ये देखा कि ठीक है हो गया। उसी से मुझे फिर रिवीजन भी हो गई थी एक दिन में, एग्ज़ाम का भी मॉक टेस्ट लिखने का भी टाइम रखा हुआ था, और उसी में मैंने एनालिसिस का भी टाइम रखा हुआ था, और मुझे नहीं फॉलो हुआ था। इट्स नॉट कि मैंने डे टू डे फॉलो किया था, बट लेकिन एक तुम्हें चार्ट मिल गया ना, कि एक रोड मैप मिल गया। एग्जैक्टली। तो रोड मैप के थ्रू तुम्हारा थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया, और कॉन्फिडेंस जब रहता है तो सारा काम बन जाता है बिना किसी दिक्कत के। ठीक है, तो अब हम इन सारे फेजेस पे हमने लगभग सारे एस्पेक्ट्स को 2 महीने में कवर कर ही लिया है। ठीक है, अब आता है नीट यूजी के मॉक टेस्ट पेपर के ऊपर या नीट यूजी के एग्जाम के ऊपर। क्या कोई सेट ऑर्डर है पेपर को अटेम्प्ट करने का? आज तुम सर्च करो तो बहुत से मिल जाएंगे। 700 प्लस पाने का यही एक तरीका है ना, मॉक टेस्ट में ऐसे अटेंड करें। क्या ऐसा कुछ होता है? नहीं, कोई पर्टिकुलर वे नहीं होता। देयर इज अ लॉट ऑफ बहुत सारा एडवाइस होती है, बहुत सारे ओपिनियंस होते हैं ऑल ओवर, मतलब ऑल ऑफ द इंटरनेट ऑल्सो। आजकल तो कोई कमी नहीं है इन सब चीज़ों की, नंबर ऑफ एडवाइस बहुत ज़्यादा। बट दिस इज़ वेयर अगेन जो मैं बोल रही हूँ, आपको अपने आप की भी एक बहुत अच्छा आइडिया होना चाहिए कि आप कहाँ पे स्ट्रांग हो, आप कैसे करते हो। तो आप जब मॉक टेस्ट कर रहे होते हो, you have the option of trying out different ways of attempting the paper to realize what suits you the best, right? मैं ये बता रही हूँ, मैं हमेशा ये करती थी, बायो, फिर केम, फिर फिजिक्स। ठीक है, अभी इस पेपर में क्या हुआ था, बायोलॉजी में 1 घंटा 15 मिनट लग गए थे। बट इफ आई एम बीइंग कंप्लीटली ऑनेस्ट, आई वुड स्टिल नॉट चेंज दैट। मैं इफ आई कुड गो बैक, मैं तब भी वो चेंज नहीं करती, क्योंकि मैं फिजिक्स को लेकर इतनी पैरानॉइड थी कि कोई गलती ना बना दूं, कि अगर मैंने फिजिक्स पहले किया होता, इवन तो इतना आसान पेपर था, मैंने ये सोच के कि मैंने फिजिक्स को 1.5 घंटा दिया हुआ है, मैंने पूरा 1.5 घंटा खत्म कर देना था। तो मैंने इसलिए बायो को ही वैसे किया था, केमिस्ट्री को ही फिर किया, और फिर फिजिक्स को किया। तो वो मेरी अप्रोच थी, और मतलब सबका अपना अपना अप्रोच होता है। मेरा बस ये अप्रोच जो मैं लोगों को बता सकती हूँ कि थोड़ा अलग, मतलब अलग नहीं, बट एक रिकमेंडेशन है कि पेपर पढ़ा, क्वेश्चंस किए, जो आसान है, कॉन्फिडेंट है, वो पहले ख़त्म कर दो। बिकॉज आप जब वो सारे ख़त्म कर देते हो, देन देयर इज़ अ ह्यूज रिलीफ दैट वॉशेस ओवर यू, कि हाँ ये इतना हो गया मेरा। तो वैसे जो आसान वाला है वो पहले कर लिया। और एक ये भी होती है,
एग्जाम तो पेन पेपर वाला है, बबलिंग हाँ, वाला बबलिंग होता वाला है, तो बच्चों को बबलिंग का भी आदत नहीं होती। हम्म। अगेन मेरा पैंडेमिक वाला था, तो मैंने मेजॉरिटी ऑफ टेस्ट ऑनलाइन लिखे हुए थे, हाँ। तो हमारा बबलिंग का भी वो नहीं था। तो वो ये मैं उसमें क्या करती थी, एक पेज ख़त्म किया, पेज में जिसमें जो अच्छे से आता है पहले मैंने वो ख़त्म किया, मैंने उनको बबल किया, फिर अगले पेज में गई जो अच्छे से आता है वो किया, उनको बबल किया, पेज वाइज करती गई, उसी वक्त रिविजन भी करती गई, चेक भी करती गई, फाइनल पेपर में मैंने यही किया था। और फिर जहाँ पर गलतियाँ नहीं, जहाँ पे मुझे लग रहा है कि आई एम नॉट वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट इट, पूरा जूलॉजी ख़त्म करने के बाद वापस वहाँ पे गई, फिर वो वाला सवाल किया और फिर बबल करके पूरा जूलॉजी ख़त्म करके आई मूव्ड ऑन टू बॉटनी, देन केमिस्ट्री एंड फिजिक्स। ओके, इस फ्लो को फॉलो अप किया है ना। बबल साथ में करते जा रहे थे बबल बायो में पेज वाइज, केमिस्ट्री में पेज वाइज, फिजिक्स पूरा खत्म करने के बाद ही बबल किया। ओके, डन। तो मेरे हिसाब से अब हमने लगभग सारे अप्रोचेस को दिमाग में रख लिया कि क्या करना है, कैसे करना है, लास्ट मोमेंट में क्या होना चाहिए, रिवाइज कैसे करें, मॉक की इंपॉर्टेंस क्या, एनालाइज कैसे करें। अब एक बात बताओ यार कि काफ़ी लोग ऐसा कहते हैं बस नीट दे लो सब सेटल्ड है, ठीक है, एक बार कॉलेज मिल जाए तो आप सच सच बोलना, इसमें हंस तो दिए तुम है ना, अभी नीट एस्पिरेंट्स एक आज से देख रहे हैं तुम्हें कि यार पेपर दे ले, बढ़िया कॉलेज मिल जाए, तो क्या सब एकदम चिल आउट, एकदम बैलेंस सिचुएशन है कि हाउ इज इट गोइंग ऑन एट द कॉलेज? देखो मैं एम्स दिल्ली में बैठी हुई हूँ, ठीक है, मेरे यहाँ पर ऑलमोस्ट 4 महीने हो गए। नीट के बाद चिल नहीं है, ठीक है। मतलब ये होता है कि जितना प्रेशर आप अपने आप के ऊपर नीट के वक्त डाल रहे होते हो, वो नहीं डालते एनी मोर, बिकॉज नीट के खत्म होने के बाद यू रियलाइज MBBS मेडिसिन सब इट्स अ वेरी लॉन्ग जर्नी, एंड इफ यू ट्रीट इट द वे यू ट्रीटेड नीट, इट्स नॉट वेरी सस्टेनेबल। तो आपको एक बहुत रिलैक्स्ड, आपको एक आराम से करना होता है, एक डिसिप्लिन अप्रोच लेना होता है। अभी वो डिसिप्लिन अभी तक तो नहीं आया है, बट नहीं ऐसा तो नहीं है कि सेटल्ड। मैंने इसीलिए पूछा ना, बहुत सारी एडवाइसरी वीडियोस है, बस नीट दे लो सब हो जाएगा। नहीं वैसा कुछ नहीं होता। हाँ, लेकिन इट्स वर्थ इट है ना, ऑब्वियसली बात है ना। हाँ, ऑब्वियसली, और सब कुछ है, जहाँ तक एकेडमिक्स की बात हो, एक्स्ट्रा करिकुलर की बात हो, एवरीथिंग इज देयर। एंड दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ द इंटरव्यू, ठीक है। और एंड ऑफ द इंटरव्यू में पहले तो थैंक यू सो मच फॉर कीपिंग अप, इतना ऑनेस्टली चीज़ों को तुमने रखा, एकदम रॉ तरीके से रखा, एंड दिस इज व्हाट वी ट्रूली बिलीव हमारी ऑडियंस को देने के लिए। तो अब यहाँ पर एक हम रैपिड फायर राउंड करेंगे। ओके, हाँ, रैपिड फायर में बहुत रैपिडली मैं क्वेश्चंस पूछूंगा और तुम्हें बिल्कुल समय नहीं मिलेगा आंसर देने का, सोचने का भी समय नहीं मिलेगा, तुम्हें बस आंसर फट से दे देना है, ठीक है। और बहुत अधिक मुझे ऐसा लगता है कि तुम बहुत सही जा रहे हो बिल्कुल से, तो आई हैव अ गिफ्ट हैम्पर फॉर यू एज वेल, ठीक है। सो दिस ब्रिंग्स अस टू आवर वेरी स्पेशल CTwT रैपिड फायर। ओके, सो ऑल सेट? यस। पहला सवाल, व्हाट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्ट यू ओन? इतना नहीं सोचना। My ring, my parents gifted it to me. Okay. What job would you be absolutely horrible at? Event management. Event management, okay. And what movie has everyone else seen but you haven't? DDLJ. नहीं देखी तुमने? अरे कोई अब देखना है यार इसके बाद, ठीक है। What is your dream job and what makes it so amazing? I think it's going to be a doctor. Yeah, and what makes it so amazing? It has to be this people coming to you for things that they need, and you know you're able to treat them, and you're there for them in a time of extreme need. Right. Okay. And what is something most people do easily but you find very difficult? Sleep for really long. Like yeah. Okay. I can't. If it's 9 in the morning, I get very no, I have to wake up and the day has to start now. ये तो बहुत ही डिफरेंट सिनेरियो चल रहा है, बट चलो कोई बात नहीं। Is there an app that you hate but you use anyway? No, I mean nothing like that. Okay. What is the app that you are most frequently using? Spotify. Okay. Yeah. And when things break, do you prefer to fix them or replace them? Fix them. Fix them, no replacement. Let me add philosophical perspective. No. Why? Why no replacement? Why to fix them? I think I find the process of fixing them fun. Like normally it's me trying to fix them on my own. Okay, that's great. Rapid fire finish हुआ, तुम्हारे लिए एक बहुत ही प्यारा सा गिफ्ट हैम्पर है हमारी तरफ से, काफ़ी सारी चॉकलेट्स और भी बहुत कुछ है, आराम से अनबॉक्स करना। एंड थैंक यू सो मच फॉर सो अमेजिंग आंसर्स। Thank you for having me here. Before we end, एक मैसेज सभी नीट एस्पिरेंट्स के लिए जो इस साल या आने वाले सालों में नीट का एग्जाम देने जा रहे हैं। I think one message for all the NEET aspirants, especially
those that are going to write the exam very soon, I would say that it's very easy to lose faith in yourself at this time. There's a lot of pressure, there are a lot of mistakes that you'll keep making. But the most important part, and the part that got me through all of it, was knowing somewhere deep inside that I would be able to do it. And that's all. It's important for you to have that faith in yourself. No matter what anyone around you will say, unless you are sure about yourself, nothing will happen. That's with such a lovely note. यहाँ पर एक परंपरा है हमारी टाइगर टॉपर की कि इसके बाद और तुम्हारा कोई फ्रेंड बैच में तुम्हारे साथ नीट यूजी का एग्जाम दिया हो या सम फ्रेंड ऑफ योर्स हु इज इन एनी मेडिकल कॉलेज इन इंडिया जिसकी स्टोरी सबको इंस्पायर कर पाए, सब उससे कुछ सीख पाए. सो टैग अ फ्रेंड ऑफ योर्स. अगले CTwT में हम उसे यहाँ पर बुलाना चाहेंगे. I actually have 2 people I want to tag. Yeah, please. And both of them are now batchmates of mine in AIIMS Delhi. One of them is Rohit Suresh, वो भी Bangalore का है, and he got All India rank 70, and he's studying with me right now. Very nice person, very good friend of mine. And the other one is Arnav Kanozia. His rank was 856. He's also studying with me in AIIMS Delhi, and he's had a very, very fun person, great life before coming here also, and he's doing great over here as well. So हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि in the coming interviews we'll be having them here और उनकी स्टोरी हम सबके सामने रखें. Thank you so much again, ठीक है, for being here at CTwT. This brings us to the end of this one amazing interview. मेरे हिसाब से इसमें हमने हर एक उस एस्पेक्ट को, हर एक उस पेन पॉइंट को कवर करा जो एक नीट यूजी का एस्पिरेंट इन आखिरी 2-2.5 महीने में फेस कर रहा होता है. अगर दिस इज नॉट ओनली मेथड, दिस इज वन ऑफ द मेथड्स दैट विल मेक श्योर यू आर क्रैकिंग दिस एग्जाम. ठीक है, अगर आपका कोई सजेशन हो, कोई फीडबैक हो, डू ड्रॉप डाउन इन द कमेंट सेक्शन. मेक श्योर यू आर सब्सक्राइबिंग टू Chamomile TV टॉपर्स फॉर सच अमेजिंग वीडियोज, फॉर एक रियलिस्टिक गाइडेंस जो होती है ना, इस पूरे स्पेस में जो यहाँ पर आपको मिल रही होगी. सो मेक श्योर यू आर सब्सक्राइबिंग दिस चैनल, लाइकिंग दिस वीडियो एंड शेयरिंग दिस विद ऑल योर फ्रेंड्स. लेट्स क्रैक इट.